एक बार फिर से बात करेंगे मुंबई, स्पेसिफिकली कहूं एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की, जो पिछले 3-4 साल से या थोड़े उससे ज़्यादा समय से कह दें एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके और ओवरऑल सिटी को बेहतर बना के। तो इसमें सबसे बड़ा जो बज़वर्ड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे एमएमआर में इंफ्रास्ट्रक्चरली आप देखें तो इतना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 3-4 साल में, जो पिछले 3 से 4 दशकों में भी देखने को नहीं मिला था। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक स्पेशल एपिसोड हमने किया था साउथ बॉम्बे के ऊपर कि कैसे कोस्टल रोड के इनफैक्ट सिर्फ एक छोटे हिस्से को कहूंगा मैं, बड़ा कोस्टल रोड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक छोटे से फेज ने ही साउथ बॉम्बे के साथ रेस्ट ऑफ द बॉम्बे की कनेक्टिविटी को किस तरीके से इंप्रूव किया। और उसके बाद अब वहां का पूरा रियल एस्टेट सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एमएमआर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, और वो है नवी मुंबई, जो कहें इससे भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जहां पर हमने ट्रांस हार्बर लिंक आते हुए देखा, जहां पर नया एयरपोर्ट बस आ ही रहा है, मतलब शुरुआत होने जा रही है, पिछले कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कई छोटे बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस से नवी मुंबई गुजरा है। और अब ये भी एक बड़ा मार्केट तो ऑलरेडी था, लेकिन अब और सिग्निफिकेंट मार्केट हो गया है एमएमआर के अंदर। तो आज फोकस होगा नवी मुंबई पर, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसिस फोरास, और अशोक चाजेड़ साहब, सीएमडी अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एंड टू स्टार्ट विथ अशोक जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि ना सिर्फ आप नवी मुंबई में एक जाने माने डेवलपर हैं, लेकिन आप रहते भी वहीं हैं, मतलब वहां के नागरिक भी हैं। तो आपको ये जो सारे चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं वो शायद हर तरीके से फील हो रहे होंगे। एज ए बिजनेस भी आप उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एज ए रेजिडेंस भी आपको उनके आने से जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो शायद महसूस हो रहे होंगे। तो मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस ट्रांस हार्बर लिंक की हम इतने सालों से बात करते थे, अब वो ऑपरेशनल है, एयरपोर्ट बस आने ही वाला है, नई मेट्रो लाइंस आ रही हैं, कनेक्टिविटी रोड की भी बेहतर हुई है, कितना आपकी लाइफ में चेंज आपको महसूस हुआ है? गुड आफ्टरनून विपिन जी। नई मुंबई स्टार्टेड ऑफ, जब शुरुआत की तो एक डॉर्मेट्री सिटी करके थी 1988 में, और पिछले 3 दशक से उसने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा दौर गुजारा है। और अब जो बच्चे के जबान के ऊपर, और बहुत आम सी बात है जो आपने कही, ट्रांस हार्बर लिंक, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क, रिलायंस की तरफ से, अडानी की तरफ से कन्वेंशन सेंटर्स एंड एक्सेट्रा, तो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन महाराष्ट्र एमआईडीसी का भी, ये सारा का सारा एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी रायगढ़, जिसको नई मुंबई का दूसरा भाग कह रहे हैं, जो 660 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। और वहां पे जो ये जो बन रहा है, ये सब चीजें आ रही है, उसके बाद में अगला जो 2 दशक या 3 दशक रहेगी, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ in terms of corporate inc all over industrialization as well as service sectors के हिसाब से we'll see that change। और अब तक हम भी मतलब आज ऑलरेडी पाम बीच जैसे लोकेशन पे 35 से 40 हजार रुपया कारपेट की भी रेट है। और नवी मुंबई की विशेषता वो है कि आज भी 5-7 हजार रुपए से लेके 10 हजार रुपया रेरा कारपेट के ऊपर 25 लाख से लेके 50 लाख, 45 लाख, 70 लाख का भी घर पूरी मात्रा में सप्लाई कर रहा है, पूरी मात्रा में सारी डिमांड को कवर अप कर रहा है। और विशेष बात यह है कि जब हम आंकलन करते हैं आंकड़ों का, जीडीपी बहुत बड़ी है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू हर डेवलपर की बहुत एनहांस हुई है, बिकॉज पूरी दुनिया नई मुंबई की तरफ से देख रही है। तो अनडाउटली अपॉर्चुनिटी, और हर बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी लेनी है। बट इसके बावजूद भी, इतनी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होने के बावजूद, अरिहंत के पास 12,500 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है ऑल प्रोजेक्ट्स को लेके, फिर भी रेडी पोजीशन स्टॉक जो लॉक एंड की डेवलपर के हाथ में, सेकेंडरी मार्केट नहीं, हार्डली 1% नहीं है। सो नई मुंबई आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चेंज ऑलरेडी देख रहा है। और हमने तो इसको, वहां रहते हैं, आज सिटी का टेक्सचर चेंज हुआ है, उसका हाव चेंज हुआ है, उसके फैसिलिटीज, उसके रहने की स्टाइल, एवरीथिंग इज इट। टुडे यू फाइंड एवरी लाउंजर्स, रेस्टोरेंट्स, लाइफस्टाइल्स फॉर द रिचर क्लास के लिए भी है एंड फॉर द मध्यम वर्ग के लिए भी है। जी,
तो बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्मेशन नवी मुंबई में हमने देखा है। पंकज जी, शायद हम दोनों ही इत्तेफाक करेंगे अशोक जी की बातों का, और अभी तो हमने उनके पर्सपेक्टिव से ये बात पूछी जो वहीं रहते हैं। अब हमारे पर्सपेक्टिव से बात, जो शहर के दूसरे हिस्से में रहते हैं मुंबई में, और उनके लिए जब उधर जाना होता है तो भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर काम का है। आपको कितना बदलाव महसूस हुआ? और बाकी तो जो डायनेमिक्स अभी अशोक जी ने गिनाए हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे ही। देखिए, ट्रांस हार्बर एक तरीके से गेम चेंजर रहा। जो अगर आप साउथ मुंबई से कनेक्टिविटी नवी मुंबई की देख लीजिए, तो जहाँ पे 2-2.5 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में आप उधर चले जाते हैं। तो इसने एक बहुत बड़ी लैंड पार्सल जो ओपन की, और उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दिएगा। अगर हम पिछले 4 साल या 5 साल का डेटा देखते हैं, तो आज हमारे पास नवी मुंबई एंड पनवेल में टुगेदर मिलाकर के 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले 4 साल में सेल्स 4 गुना हो गई, सप्लाई 3 गुना हो गई, प्राइस में भी बढ़ोतरी। और जिस तरीके से अशोक जी बोल रहे थे कि एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट रेंज है वो आपका 30 लाख से लेकर के 40 करोड़ के फ्लैट तक है। जो प्राइस रेंज है आपका 4000 से लेकर के आपके 40,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। और ये इसके अंदर एक इवोल्यूशनर एक फेज भी गुजरा, जिसमें 30 साल में वहां पे क्रिटिकल मास डेवलप होकर के आया। आईटी सेक्टर की ग्रोथ आई, पॉपुलेशंस की एक ग्रोथ आई, और उसको रहते हुए वहां पे सोशल फैब्रिक की डेवलपमेंट हो गई। और साथ में ट्रांस हार्बर ने जो ओपन किया लैंड के एरिया को, तो इसने एक तरीके से ट्रांस हार्बर एक एम्बिकल कॉर्ड की तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि मुंबई की जो इकोनॉमिक की कनेक्टिविटी है, जो पहले 2.5 घंटा लगती थी, जो मंत्रालय से अगर नवी नरीमन पॉइंट से या बीकेसी से आपको नवी मुंबई या फिर पनवेल के एक्सटीरियर रीजन में जाने में लगता था, अब वो 20 मिनट हो गई। और ये एक बड़ा गेम चेंजर होकर के आया। इसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ अपने डेटा के हिसाब से कि क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ वो खाली नवी मुंबई में नहीं हुआ, ऑल ओवर एमएमआर रीजन में हुआ। लेकिन अमंग द टॉप बेनिफिशियरी ऑफ द इम्प्रूवमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हुआ, जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है ये कितने इकोनॉमिक हब्स को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपको नवी मुंबई और पनवेल जो है टॉप 3 में दिखाई देता है, क्योंकि कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा जो ट्रांस हार्बर और एयरपोर्ट का इम्पैक्ट तो हमने देखा, लेकिन एक मेजर इम्पैक्ट जो मैं होता हुआ देख रहा हूँ वो गोल्ड लाइन मेट्रो की कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। इसका इन्फ्लुएंस जो है 16 इकोनॉमिक हब्स जो मुंबई के हैं उसकी कनेक्टिविटी के साथ होगा। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर जो ट्रांस हार्बर ने किया। इसके साथ इसका आने वाला जो इम्पैक्ट है, जब गोल्ड लाइन फंक्शनल हो जाएगी 2031 तक, तो भी एक मेजर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो नवी मुंबई एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से गुजरा, और जो चीजें 3 दशक से हम इंतजार कर रहे थे वो अब होती हुई दिखाई दी। ट्रांस हार्बर अब एक हकीकत बन गया, और मेरे हिसाब से गोल्ड लाइन जब रेडी हो जाएगी तो इसका एक मल्टीफेरस इम्पैक्ट होगा। और ये नवी मुंबई की ग्रोथ के लिए अकेला एनफ नहीं है, ये हमारे मुंबई के अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर आ गया पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है उसको एलिवेट करने में भी काम करेगा। और साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो जरूरत है मुंबई और नवी मुंबई के एरिया को, उसको भी फुलफिल करने में, क्योंकि आज आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ मुंबई 20 मिनट के ट्रैवल टाइम के ऊपर अवेलेबल हो गया, जो पहले 2 घंटे 2.5 घंटे लगता था। इससे बहुत ज्यादा लैंड एफिशिएंसीज होती हुई दिखाई दे रही है। राइट। तो ये वो सारे आपने कहा कि टॉप बेनिफिशियरीज में नवी मुंबई आ गया। काम वाकई में पूरे एमएमआर के अंदर हुआ है। अगर हम नॉर्दर्न लाइन की बात करें तो चाहे इधर सी कोस्ट वाली साइड पर उसमें कोस्टल रोड हो गया, फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो रही है पूरे बॉम्बे को जोड़ते हुए। अशोक साहब, जो एक तो ये सारी इस तरह की कनेक्टिविटी हो गई जो
चाहे मेट्रो हो, चाहे ट्रांस हार्बर हो, चाहे सड़क से और दूसरी कनेक्टिविटीज। और दूसरा जो बड़ा मेजर पॉइंट है दैट इज द एयरपोर्ट। मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक अब काफी सारा वेयर हाउसिंग इंटरेस्ट, काफी सारा आईटी इंटरेस्ट और इस तरह से दूसरे और भी जॉब क्रिएटर्स, क्योंकि मेन मुंबई इज बिट कंजेस्टेड, तो अब वहां की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वहां अभी भी बड़े लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं, किराए कम हैं, चीजें ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर पूना के साथ भी कनेक्टिविटी है दूसरे एंड पर। तो अब जॉब क्रिएशन के मामले में भी नवी मुंबई काफी अट्रैक्टिव हो रहा है। इस पर क्या आपका टेक होगा? यस, जैसे कहा गया कि 3 दशक तक लोग आके यहाँ पे रहे और काफी हद तक मुंबई सिटी के अंदर ट्रैवल करते थे और धीरे धीरे यहीं पे भी उनके अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। बट अब जो आज जो अनुमानित नॉन रजिस्टर्ड आबादी है 30 लाख की पूरे नई मुंबई शहर की, नए 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे 10 साल के अंदर अंदर। और ये जॉब्स क्रिएट होंगे रिलायंस के इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ से, एमआईडीसी का बहुत बड़ा एक्सपांशन, खारगर कॉर्पोरेट पार्क जो बीकेसी की लाइन पे है सर्विस सेक्टर के लिए, एंड जो चेंज देखेंगे कि जहां अभी तक नई मुंबई सिर्फ एक रेजिडेंशियल और थोड़ा बहुत कमर्शियल के लिए जाना जाता था, जिसके लिए आईटी पार्क्स थे, आज आईटी पार्क्स सीएम साहब हिमसेल्फ हैज कहा है कि भाई हम इसको इस बार सबसे से ज्यादा ग्लोबल अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उन्होंने अभी पिछले महीने ही जो रोड शो किया उसमें बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को इंटरनेशनली लेके आए हैं। Job creations would be 10 lakhs, so that means at least a population of another 30 to 40 lakhs. यानी 10 साल के अंदर नई मुंबई की पॉपुलेशन 75 लाख तक हो जाएगी। और जब इतनी बड़ी आबादी होती है तो उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनता है। जो चेंज नजर आ रहा है कि जॉब क्रिएशन सबको दिख ही रहा है, लेकिन जो एक फॉर्मेट चेंज हुआ जिसमें आपने कहा कि भाई अब डेटा सेंटर्स है, जैसे हीरानंदिनी का योटा है, बड़े बड़े जितने भी अमेज़न्स और सब लोग 24 एकड़ 25 एकड़ पे अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनवा रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क ड्यू टू जीएनपीटी 1, 2, 3, 4 एंड कार्गो एयरपोर्ट बीइंग द लार्जेस्ट वन जो नया बन रहा है, वो ये सब का जो सेंट्रिक बन रहा है जहां से सप्लाई चेन बहुत इजीली जा सकती है अक्रॉस ये लॉजिस्टिक पार्क एज वेल एज वेयर हाउसिंग दोनों को बहुत 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 प्रोत्साहन देगा। जो आज वेयर हाउसिंग खाली भिवंडी तक सीमित है, जहां से सभी जगह पे बॉम्बे में सप्लाई जाती है, उसकी जगह पे ये जो नए वाले एरियाज है अटल सेतु को नीचे उतरने के बाद में जो जमीनें चिरनेर और इस तरफ खाली पड़ी है, उसमें ये बदलाव देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एक नाम आदमी के लिए सिटीजन के लिए जो देखने के लिए कि अब नई मुंबई सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल्स और कमर्शियल्स और शॉपिंग नहीं है, अब उसके अंदर नए फॉर्मेट्स ऑफ रियल एस्टेट आ रहे हैं, जिसके अंदर सेकेंड होम लिविंग और फर्स्ट होम लिविंग, विला लिविंग में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पिछले सिर्फ 1 साल में, इंक्लूडिंग आर्यंत वर्ल्ड विलास जिसने एक स्टेप फॉरवर्ड लेके एक दिशा का काम किया, और 400 बंगलों की सिंगल कॉलोनी, इसी टाइप के बहुत सारे नए विला कॉलोनीज आ रही है। तो आने वाले टाइम में विला लिविंग एक बहुत बड़ा होगा जो ऑलरेडी अक्रॉस ग्लोबल एक्सेप्टेड है, चाहे बैंगलोर, दिल्ली, न्यूयॉर्क के लिए न्यू जर्सी, ओस्लो, एवरीवेयर वी फाइंड आउट, दुबई, आपके पास टॉल राइजर्स है, लेकिन अगर आपका ट्रेवल डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो लोगों को विला में रहने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करता है। एंड ये चेंज भी नजर आएगा। और सबसे बड़ा रहेगा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो एयरपोर्ट के बाद में फ्लीट ऑफ सारे ऑपरेटर्स अक्रॉस वर्ल्ड के अपने जितने भी IHCL, ITC, मैरियट, सारे ग्रुप्स बड़े फुल पैमाने पे ऊपर यहाँ पे मल्टीपल होटल्स खोलेंगे, जिसके कारण लाइफस्टाइल चेंज होगी। चलिए यहाँ पर